आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का एक ओवरव्यू शॉर्ट डिस्कस करेंगे जस्ट कंसेप्ट्स के लिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या। ठीक है, तो इसमें आप एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है सामने लिखी हुई है, मैं आपको उसको बताता हूँ। देखो, वो कहता है कि एक फर्नीचर का डीलर है, वो दो आइटम में डील करता है, टेबल्स एंड चेयर्स। ठीक है जी, उसके पास 50,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके पास जो स्टोरेज स्पेस है वो है एट मोस्ट 60 पीसीज की। मतलब वो टोटल मिला के 60 पीसीज स्टोर कर सकता है, चाहे चेयर्स हो, चाहे टेबल्स हो, चाहे मिक्स हो। 50,000 उसके पास टोटल रुपीज़ है, 60 पीसीज वो एट मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। एक टेबल की कॉस्ट जो है वो 2500 रुपीज़ है, और एक चेयर की कॉस्ट है वो ₹500 है। ठीक है जी, ही एस्टिमेट्स, वो अंदाज़ा लगा रहा है दैट फ्रॉम द सेल ऑफ वन टेबल ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। वो कहता है कि एक टेबल को बेचने से वो प्रॉफिट बना लेगा 250 रुपीज़ का। ठीक है, और ऐसे ही चेयर से वो कितना प्रॉफिट बनाएगा जी, ₹75 का। तो टेबल से वो 250 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लेगा और चेयर से वो 75 का। अब वो कहता है कि मैं कितनी टेबल्स लूँ और कितनी चेयर्स लूँ ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, हाउ मैनी ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मैनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी सो एज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल प्रॉफिट, एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम्स विच ही बायज। वो एज्यूम करके चल रहा है कि मैं सब बेच पाऊंगा, तो उसे कितनी चेयर्स और कितनी टेबल्स लेनी चाहिए कि वो मैक्सिमाइज कर सके इस प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये हम अपने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, और ये प्रॉब्लम्स जो भी आपकी आ गई ये होगी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, अब इसमें नीचे करके मैं आपको और दिखाता हूं, इसी से ही समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है जी, तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, अब इन्हीं को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी बोल देते हैं, राइट, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हम सिंगल ही लेंगे, इसमें स्क्वायर केयर नहीं होने वाला, तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ही आ जाएंगी। ठीक है, इसके सारे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन के बनेंगे। तो इसमें अब देखो, पहला पार्ट है, पहला इंपॉर्टेंट थिंग इज मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। क्या चीज़ है? सबसे पहले यहाँ ऊपर देखो टॉपिक पे ही हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं जी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। तो हम इसको फॉर्म करेंगे। तो वो बता रहा है आपको कि डीलर जो है अपने कैसे कर सकता है, मनी को काफ़ी तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है वो। ठीक है, तो दो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे, एक तो कर रहा है ओवरराइडिंग कंडीशंस, ठीक है, जिसे क्या बोल देते हैं हम, कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। कंस्ट्रेंट्स क्या है? देखो, कंस्ट्रेंट्स उसके पास दो कंस्ट्रेंट्स है, एक तो उसके पास पैसे जो है वो 50,000 रुपये हैं, इससे ज़्यादा उसके पास नहीं लगा सकता वो, मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ लगा सकता है वो। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है उसके पास, कि वो 60 पीसीस से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। तो इन दो को हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, अब वो कहता है कि सपोज वो सारी क्या करता है कि सारी टेबल्स ही बाय करने की कोशिश करता है एंड नो चेयर्स, तो वो 50,000 रुपये को 2,500 रुपये से डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2,500 की एक टेबल है। ठीक है, तो 2500 से जैसे ही वो डिवाइड करेगा उसे, तो 20 टेबल्स आ जाएंगी। अब 20 टेबल्स को बेच के कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 250 एक टेबल का प्रॉफिट था, तो 20 टेबल से ₹5,000 में प्रॉफिट निकाल लेगा अगर वो सिर्फ टेबल्स में डील करता है। सिमिलरली अगर वो सिर्फ चेयर्स में डील करता है तो 500 रुपीज़ की एक चेयर है। ठीक है, 100 चेयर्स आ जाएंगी उसके पास। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम यह आएगी कि 100 चेयर्स वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 60 पीसीज है सिर्फ स्टोरेज लिमिट। तो ऊपर टेबल तो देखो 20 टेबल्स थी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब उसको कितनी, सिर्फ 60 चेयर्स रखनी पड़ेंगी एट ए टाइम। तो 60 चेयर्स से कितना प्रॉफिट आएगा, एक चेयर से 75 रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है, तो वो सिर्फ 4500 रुपीज़ प्रॉफिट ले पाएगा। ठीक है, तो अगर वो सारी टेबल बेच रहा है तो 500,000 आएगा, अगर वो चेयर्स बेच रहा है तो 4500। ठीक है, अब वो कहता है कि हमें कुछ इसके बीच में ढूंढना पड़ेगा ताकि मैक्सिमाइज कर सके हम प्रॉफिट को। तो वो तुक्के से एक चीज़ लगा रहा है कि अगर मैं, क्या बोल रहा है जी वो,
वो कहता है कि अगर मैं 10 चेयर्स बेच रहा हूँ टेबल्स और 50 चेयर बेच रहा हूँ, ठीक है, ये तो कैसे निकाल रहा है वो, हमने हमारा एम यही निकालना है कि 10 टेबल्स और 50 चेयर बेच रहा है अगर मैं वो, तो 10 से 250 का प्रॉफिट 2500 रुपये, 2500 का प्रॉफिट, और 15 to 75 का प्रॉफिट, दोनों को ऐड करके 6250 का आ जाएगा। तो ये मैक्स प्रॉफिट है अभी तक का जो हमने सारी कंडीशंस देखी। तो वो कहता है कि ये मेरा, इसको ढूंढना मेरा एम है कि मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ तो वो हिट एंड ट्रायल से ले गया, ठीक है, लेकिन हमारा काम है कि मैथमेटिकली इसको ढूंढ पाए। तो ये मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन एम है। अब हम इसको सिस्टेमेटिकली ढूंढेंगे। तो ये मेरा आ गया जी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब इसको ध्यान से देखते हैं कि कैसे हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करनी है। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में सबसे पहले हमारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आते हैं, और वो क्या होते हैं कि x क्या है, लेट x बी द नंबर ऑफ टेबल्स जो उसने परचेज करी है, एंड y बी द नंबर ऑफ चेयर्स दैट द डीलर बाइज। x मेरी नंबर ऑफ टेबल्स है, तो जैसे ही मैंने x नंबर ऑफ टेबल्स लिया तो क्या वो 0 से कम हो सकती है? नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो या तो वो 0 होंगी या 0 से बड़ी होंगी। तो मेरा पहला कंस्ट्रेंट आ गया जी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही नंबर ऑफ चेयर्स का भी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 कंस्ट्रेंट तो ये हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट उसका जो कंस्ट्रेंट है वो किस चीज़ का है? पैसों का कंस्ट्रेंट है। तो अब वो क्या कर रहा है, x नंबर ऑफ चेयर्स तो खरीद रहा है, वो टेबल्स तो खरीद रहा है। तो x नंबर ऑफ टेबल्स की कॉस्ट कितनी है? एक की 2500 है, तो टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 2500x। ऐसे ही चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी? 500 इंटू वाई, क्योंकि एक चेयर की 500 है कॉस्ट। तो दोनों को ऐड करके कितने होने चाहिए उसके पास? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000, तो लेस देन इक्वल टू 50,000, ठीक है जी। तो टोटल कॉस्ट का कंस्ट्रेंट आ गया, तो इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट, राइट। अब इसको उसने ईज कर लिया, उसने उसको किससे डिवाइड कर लिया? आपका 500 से थ्रू आउट डिवाइड कर लिया, तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब इसके बाद स्टोरेज कंस्ट्रेंट क्या है? स्टोरेज कंस्ट्रेंट इज कि वो मैक्सिमम 60 पीसेज रख सकता है। तो x पीसेज की उसके पास टेबल आ गए, y पीसेज चेयर के आ गए, दोनों को ऐड करके इट इज़ लेस देन इक्वल टू 60। कम रख सकता है, ज़्यादा नहीं, तो लेस देन इक्वल टू। तो ये हो गया स्टोरेज कंस्ट्रेंट। तो देखो मेरे पास कितने कंस्ट्रेंट्स आ गए? 2 कंस्ट्रेंट्स ये आ गए नॉन नेगेटिव, एक मेरे पास इन्वेस्टमेंट का कंस्ट्रेंट आ गया, और एक मेरे पास स्टोरेज का कंस्ट्रेंट आ गया। तो मेरे पास 4 लीनियर इक्वेशंस तो बन गई, ठीक है जी। अब मुझे बनाना है, मेरे को मैक्सिमाइज जिसे करना है वो करना है मुझे। मैक्सिमाइज किसे करना है? मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं प्रॉफिट को क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट को मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट किस चीज़ का है? देखो एक टेबल बेचने पे उसे 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 250 इंटू एक्स टेबल से प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही चेयर से उसे 75 रुपीज़ मिलेंगे एक से, तो 5 चेयर्स बेच रहा है वो, तो कितना हो गया जी? इतना प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट दोनों को ऐड करोगे आप, ये जो फंक्शन बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ढूंढनी है, हमें पता नहीं, उसे हम z बोल देते हैं। और ये मुझे क्या करना है? ये मुझे मैक्सिमाइज करना है इस केस में, या किसी और में मैं मिनिमाइज करूंगा। इस केस में प्रॉफिट है, मैं मैक्सिमाइज करूंगा। इसको बोलते हैं जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को अचीव करना हमारा एम है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये सारी बन गए मेरे कंस्ट्रेंट्स जो पीछे से थे। अब मुझे कैसे ढूंढना है? देखो, तो ये देखो लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा है कि सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि सारी की सारी लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है। अब क्या है? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हमें समझ आ गए हैं, हमें इसमें सारे प्रोग्रामिंग समझ आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हमें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। डिसीजन वेरिएबल्स एक नया इसमें जो वर्ड है वो क्या है? एक्स और वाई को हम डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं, कि कितने हमने लेनी चेयर्स, कितने टेबल्स, उसको हम वो बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। कंस्ट्रेंट्स हमें समझ आ गया, स्टोरेज कंस्ट्रेंट वगैरह, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ठीक है, सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है? यही वाली हमारी प्रॉब्लम है कि कितनी चेयर्स लेनी है, कितनी टेबल्स लेनी है। उसी को जो हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं
उसको हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोल देंगे। ठीक है जी, तो हमें सारे ये भी क्लियर होंगे एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब क्या है, अब 12.22.2 में क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। अब ये हमें बहुत अच्छे से आता है। क्यों आता है? क्योंकि +1 में हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ बनाने सीखे हैं। तो इस पार्ट को मैं फटाफट स्किप कर रहा हूँ। आपको क्या करते हैं, जस्ट हमने क्या करते हैं, = डाल के हम लाइन बना लेते हैं। मैं आपको यहाँ रिकॉल करा दूंगा ग्राफ में, और उसके बाद हम उसे फिजिबल रीजन खींच लेंगे। ठीक है, ये वर्ड आ रहा है फिजिबल रीजन और फिजिबल सोल्यूशन। ये देखो अब कैसे आएगा। अब ऊपर वाली में आपने ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, तो आपने जैसे ये ग्राफ बनाया तो आपका देखो ग्राफ आ गया, जो मेरे पास x इज लेस देन 0 वाला ग्राफ आ गया। तो एक्सिस जो है खुद ही बिहेव करेंगे। x एक्सिस की क्या होती है, y = 0 की लाइन होती है, और y एक्सिस की क्या होती है, x = 0 की लाइन होती है। ठीक है, दो लाइन ये आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या आई, उसके बाद आपकी ये देखो 5x + y = 100 की ये वाली लाइन आ गई आपकी, और x + y = 60 की ये वाली लाइन आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन सारी इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखना। उन सब में = था, लेस देन = ग्रेटर देन = इस टाइप की थी। = होगा तो सॉलिड लाइन आएगी, अदरवाइज आपकी ऐसे डॉटेड लाइन आएगी। किसी दूसरे एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि डॉटेड लाइन इंक्लूसिव नहीं है, फिजिबल लाइन इंक्लूसिव है। तो = जहाँ भी होगा वहाँ आपकी पूरी सॉलिड लाइन आएगी। तो यहाँ पे सारी सॉलिड लाइन्स हैं जी। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं इनइक्वालिटीज में, हमने +1 में देखा था कि हम किसी एक पॉइंट को देख लेते हैं कि वो इधर पड़ रहा है या इधर पड़ रहा है। ठीक है, +1 में हमने सिर्फ इतना ग्राफ देखा था। इसके बाद हम फिजिबल रीजन निकालेंगे कि सोल्यूशन किधर पड़ रहा है हमारा। तो हमने क्या करा था उसमें भी कि हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली ओरिजिन ही उठा लेता हूँ। वैसे तो आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है, सपोज मुझे इस x + y = 60 का चेक करना है कि कौन सा है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या है मेरे पास, x + y > 60। ठीक है, तो मैं ओरिजिन डाल के देखता हूँ इसमें। 0 इधर आ जाएगा, 0 y पे आ जाएगा, x और y दोनों 0 है। 0 + इज 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, बिल्कुल सही है। अगर सही है तो मतलब मेरा रीजन का होगा, सारा ये वाला रीजन होगा फिजिबल। ठीक है जी, अदरवाइज मेरा ये वाला प्लेन 2 वाला रीजन हो जाता। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ऐसे सारा करके जैसे +1 में हम करते थे, हमारा फिजिबल रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब फिजिबल रीजन जब मेरा आ जाएगा तो ये जो शेडेड पोर्शन आपको बीच वाला दिख रहा है, ये कॉमन फिजिबल रीजन है। तो ये मेरा आंसर है। अब इसमें से आपको किसका निकालना है, फिजिबल सोल्यूशन में से आपको निकालना है कि आपका जो z था वो मैक्सिमाइज करना आपको। ठीक है, तो वो सेकंड पार्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अब हम पहला इज आपने ग्राफ बना लिया, फिजिबल रीजन निकाल लिया। फिजिबल रीजन आपका +1 के हिसाब से ही आ गया। मैंने आपको रिकॉल करा दिया कैसे निकालना है। लाइन = 0 डाल के आपको जस्ट एक चेक कर लेना पॉइंट कहीं का भी, अगर वो उस रीजन में पड़ रहा है तो उसको आप शेड कर देंगे, अदरवाइज आप दूसरे रीजन को, उससे ऑपोजिट को शेड कर देंगे। लाइन्स को आपने सॉलिड लेना है जब इंक्लूसिव है। तो अब मुझे आगे बढ़ना है, ऑप्टिमल मुझे क्या निकालना है। अब आपका सीधा थ्योरम से मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हम आपको चेक कराएंगे। ठीक है, हाँ ग्राफ इसने आगे नहीं बनाया तो वापस ग्राफ पे चलते हैं। अब देखो, अब ये जो थ्योरम्स हैं ये कह रही हैं कि मेरा जो z फंक्शन था उसका जो मेरा फंक्शन था, जो मुझे 250 चेयर्स बेचने पे 250 रुपीज़ नंबर ऑफ चेयर्स पे प्रॉफिट और 75y ये मेरा था ना प्रॉफिट। तो इसको मैक्सिमाइज कहाँ करना है, ये कॉर्नर पॉइंट पे, जो भी फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे अकर करता है ये। ठीक है जी, इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे, और कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, ये 4, 0, 60, 10, 50, 20, 0 एंड 0, 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप टेबल बनाएंगे। एक बार इस z के अंदर 0, 60 वैल्यू डालेंगे, एक बार 10, 50 डालेंगे, एक बार 20, 0 डालेंगे और एक बार 0, 0 डालेंगे। ठीक है, तो आपके ये कॉर्नर पॉइंट्स पे अकर करेगा, चेक पता चल जाएगा आपको। और पता कैसे चलेगा, कि ये देखो, ये आपने चारों पॉइंट्स डाल दिए जी।
अब इन चारों पॉइंट्स में यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है आप वो चेक कर लोगे क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स पे ये अकर करेगी। ऊपर वाली थ्योरम ने यही कहा था कि हमारी कॉर्नर पॉइंट्स पे अकर करती है। तो सारी वैल्यू देखो 0 0 पे ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। अब आपको तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना, ये चाहिए। तो मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर इज दिस। इसका क्या मतलब है? ये x है और ये y है। दैट मीन्स 10 टेबल्स और 50 चेयर्स में अगर बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये कंडीशन है सिर्फ किसके लिए? बाउंडेड कर्व के लिए। बाउंडेड कर्व क्या हुआ जी? मेरा चारों तरफ से बंद था ना मेरा ऊपर वाला ग्राफ, तो इसलिए उसको बोलते हैं बाउंडेड। तो बाउंडेड कर्व के लिए मेरा सोल्यूशन ऐसे निकलेगा। अगर मुझे मिनिमम निकालना हो सपोज किसी में, तो मैं क्या करूंगा? इसी में से मिनिमम वैल्यू उठा लूंगा। 0 पे कर हो रही है ना मिनिमम वैल्यू जैसे, तो ये होता है सोल्यूशन मेरा। ठीक है, अगर सपोज 0 नहीं होता तो 4500 मिनिमम होती, तो आंसर मेरा ये होता कि मैं सारी चेयर्स बेच दूँ तो मिनिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे मैक्सिमम करना है तो मैंने मैक्सिमम वाली चीज़ उठा ली। अब ये देखो एग्जाम्पल 1 में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है, उसने सीधा ही दे दिया हमें, कोई उसने कंस्टेंट सीधे कंस्टेंट्स अपने आप दे दिए लिख के, कुछ नहीं किया। तो आपने बस इसके ग्राफ बनाने हैं और कंस्टेंट पे क्या करना है। अभी उसने क्या बोला कि आप इसमें क्या निकालो, क्वेश्चन में कुछ बोला उसने नहीं, सिर्फ सॉल्व करने को बोला उसने। ठीक है, और मैक्सिमाइज करने को बोल दिया उसने, ये लिख दिया उसने मैक्सिमाइज z। तो आप क्या करेंगे जी? आप पहले तो ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ आ गया आपका, बाउंडेड कर्व है आपका, देखो बिल्कुल कर्व नहीं बाउंडेड ग्राफ है आपका बिल्कुल। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स उठाओ चुपचाप और डाल दो। 120 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो 30 इसका सोल्यूशन हो गया जी। ठीक है, इतना सिंपल है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, देखो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। इसमें भी आपको z दिया है, वो दिया हुआ साथ में, सारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। चुपचाप ग्राफ बनाओ, देखो कंस्ट्रेंट्स डालो। अब उसने मिनिमाइज करने को बोला था, तो आप इसमें 2300 मिनिमम वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा? 4 3। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। अब मैं एग्जाम्पल 4 से आपको अनबाउंडेड कर्व का बताऊंगा। ठीक है, थर्ड भी बिल्कुल सिंपल थी। तो इसमें देखो क्या है, इसमें आपको मिनिमम करने को बोला उसने। डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, कंस्ट्रेंट्स दिया है। तो जैसे ही आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। देखो अब ऊपर से इसका कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा है, ऊपर से इसका कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे जी? इस केस में देखो आप जब कॉर्नर पॉइंट उठाएंगे ना, तो आपके पास एक तो ये आ गया 0 5, एक ये आ गया 0 3, एक ये आ गया 1 0, एक ये आ गया आपका 6 0। बस सिर्फ ये है। अब इस साइड से ये सारा ओपन है, बंद नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं हम अनबाउंडेड कर्व। अनबाउंडेड रीजन हो गया ये सारा आपका। अब जैसे ये अनबाउंडेड रीजन हो गया, अब इसको कैसे मैक्सिमाइज करोगे या मिनिमाइज करोगे, जो भी करना है। ठीक है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन हो गया ना, देखो ये भी लिख रहा है। तो अब इसमें क्या करोगे, आप कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके निकले उन पे एज इट इज z के फंक्शन में डाल के वैल्यू निकाल लोगे। तो अब मिनिमम करना है, तो मिनिमम क्या है जी? -300। तो आपका आंसर अगर बाउंडेड होता तो क्या होता? 6 0 हो जाता। इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अनबाउंडेड है, तो हम एक बार और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि क्या -300 से कम मेरा आंसर हो सकता है क्या? ठीक है, तो z की वैल्यू क्या -300 से कम हो सकती है क्या? तो z जो ये है, मैं इसको किसके लिए चेक करूंगा? मैं इसको -50x + 20y इज लेस देन -300 के लिए चेक करूंगा। क्या इससे कम हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है जी। अब इसको आप लोएस्ट फॉर्म में करके इसका वो बनाओगे ग्राफ। तो अब क्योंकि इक्वल टू का निशान नहीं है, डॉटेड लाइन बनेगी, ये सिर्फ लेस देन का निशान है। तो देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये इसकी है, = 0 डाल के इसी की लाइन है। ठीक है, अब इसमें आप जब रीजन इसका प्लॉट करेंगे लेस देन का, तो लेस देन का रीजन इसका ये आ गया। कोई भी पॉइंट डाल लेना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 10 0 डाल लो इसमें, तो आपको पता चल जाएगा यही रीज़न है। 10 0 डाल के देख लो आप यहाँ पे, तो -500 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, लेस देन -300। तो यस बिल्कुल -500 लेस है -300 से। इसका मतलब ये रीजन आ गया। अब देखो ये रीजन मेरा लेस देन 300 वाला रीजन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्राफ के अंदर आ गया। तो अगर एग्जिस्टिंग फिजिबल रीजन से कुछ भी मेरा कॉमन हुआ तो मतलब और कम वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट,
क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो कॉर्नर पे होती है, अब ये तो कॉर्नर है नहीं, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। अगर ये बाहर होती लाइन, कहीं यहाँ पे आ जाती है, रीजन बाहर होता, तो फिर यही मिनिमम वैल्यू हो जाती। ठीक है, ऐसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी ट्राई करेंगे। अनबाउंडेड को देखो, मैं आपको एक बार फिर डिस्कस करके बताता हूँ कि आपने अनबाउंडेड को प्लॉट कर लिया, प्लॉट कर लिया। आपकी एक साइड आगे जो आपको दिख रही है कि मेरे में इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन से थे, ये थे ना हमारे पास 0, 5, 0, 3, 1, 0 और 6, 0। तो इसमें क्या है कि अब मेरा कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम पॉइंट्स अकर करते हैं, मुझे इसको क्या करना था, मिनिमाइज करना था फंक्शन को। तो जैसे ही मैंने प्लॉट किया और रीजन निकाला तो ये एक तरफ से पूरा अनबाउंडेड निकला। ठीक है, तो अब इसको मुझे क्या करना है, पहले मैंने अपने मिनिमम जो पॉइंट्स मेरे निकल के आए हैं कॉर्नर पॉइंट्स, उन पे मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब सबसे कम जो थी वो -300 थी। अगर ये बाउंडेड होता कर्व तो मेरा 60 आंसर था। ठीक है, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि हम चेक करेंगे क्या -300 से कम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि एक तरफ अनबाउंडेड है ना ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z जो है उसको ट्राई करेंगे। ठीक है जी। तो इस केस में आपका z, एक बार फिर देख लेते हैं ऊपर से कि z क्या था इस केस में, क्या है, -50x प्लस 20y। अब इसको मैं लेस देन -300 ढूंढूंगा। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैं लेस देन -300 ढूंढूंगा। अब मैं इसको प्लॉट करूंगा। तो इसको जब आप प्लॉट करोगे, अच्छा यहीं से निकल के आ रहा है, देखो 10 से आप डिवाइड कर लोगे तो ये चीज़ निकल के आ रही है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये रहा। अब जब आप इसको प्लॉट करोगे, ये =0 की तो लाइन आ गई, लेकिन = क्योंकि है नहीं इसलिए डॉटेड लाइन लगा दी इसने। आप जब लेस देन करोगे तो ये वाला पोर्शन निकल के आ गया जी। अब ये वाला पोर्शन में लेस देन 300 -300 जा रहा है, जबकि हमें तो -300 स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब इससे नीचे भी वैल्यूज अवेलेबल हैं इस एरिया में, लेकिन क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट नहीं बना रहा तो देयर इज कोई निकल के नहीं आ रहा हमारा, लेकिन क्योंकि ओवरलैप कर गया इसका मतलब इससे कम वैल्यूज हैं। तो क्या बोलेंगे हम कि इट विल, हम बोलेंगे जैसे ही मेरा ये ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, ग्राफ, तो इसका मतलब कि मेरी जो मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये ओवरलैप ना करता तो ये -300 मेरी मिनिमम वैल्यू आ जाती और आंसर ये आ जाता। ठीक है जी। तो किसी भी फंक्शन एक्स वाई की वैल्यू के लिए ये मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अगला मिनिमम अवेलेबल होगा, फिर उससे अगला मिनिमम अवेलेबल होगा, ऐसे एक लूप सा बन जाएगा। तो मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की z की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ये ओवरलैप कर गया। ठीक है, हाँ, ये इससे जो आपने लेस देन 300 ये जो चेक कर रहे थे ना आप, तो ये ओवरलैपिंग आ गया रीजन ये वाला पिछले फिजिबल सोल्यूशन के साथ। तो इसीलिए ये आपकी कोई भी इसमें फिजिबल सोल्यूशन है ही नहीं है मिनिमम का। अगर सपोज ये वाली आपकी यहाँ कहीं बन जाती, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर यही आंसर होता 60 वाला। ठीक है, सेम थिंग गोज फॉर अगर ये ग्रेटर देन भी होता, अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना था, इसी फंक्शन को अगर आपको मैक्सिमाइज करना था, तो आप क्या करोगे, आप क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या 100 है, तो आप क्या करेंगे, इसको z जो ये लिखा हुआ है, अच्छा यहीं लिखा हुआ था z, मैंने ध्यान नहीं दिया, -50x प्लस 20y को ग्रेटर देन 100 चेक करेंगे। अगर वो भी ओवरलैपिंग बना तो नो मैक्सिमम सोल्यूशन, अदरवाइज अगर वो ओवरलैपिंग नहीं है तो 0.5 इज द मैक्सिमम सोल्यूशन का आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आपको 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, डाइट की प्रॉब्लम्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है और एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स है। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल 6 में डाइट प्रॉब्लम देखो, ये कहता है कि एक डाइटिशियन विशेज टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ फूड्स मिक्स करने इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो जो 2 फूड्स का मिक्सचर होगा उसमें विटामिन ए के एटलीस्ट कम से कम 8 यूनिट्स होने चाहिए।
10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, और एटलीस्ट ही 10 यूनिट्स विटामिन सी के होने चाहिए। फूड 1 के अंदर कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए। अगर 1 केजी आप लेते हैं फूड 1 का तो उसमें 2 यूनिट्स हैं विटामिन ए के, एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, और 1 यूनिट पर केजी उसमें विटामिन सी है, मतलब 1 केजी में उसमें 1 यूनिट विटामिन सी है। फूड 2 के अंदर पर केजी में 1 यूनिट विटामिन ए है और 2 यूनिट्स उसमें पर केजी में विटामिन सी है। इट कॉस्ट ₹50 पर केजी फॉर फूड 1 एंड ₹70 पर केजी टू परचेज फूड 2। तो कॉस्ट दे दी है फूड 1 फूड 2 की पर केजी। फॉर्म्यूलेट दिस प्रॉब्लम एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच अ मिक्सर। आपको फॉर्मुलेट करनी है प्रॉब्लम, किस चीज़ के लिए? मिनिमाइज करने के लिए, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर के लिए। ठीक है जी, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर करने लगा हूं, ये देखो आप, यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जो उसने बोला था हमें कि हमें मिक्सचर बनाना है फूड 2 और फूड 1 का, तो हम कहते हैं कि हमने फूड 1 सपोज x kg ले लिया। ठीक है, हमने फूड 1 जो है वो x kg ले लिया, और फूड 2 जो है हमने वो y kg ले लिया। ठीक है, तो अब इस बॉक्स को आराम से देखो। वो कहता है रिसोर्सेज है, फूड है और रिक्वायरमेंट्स है। तो फूड से हम देखते हैं, वो कहता है फूड 1 खरीदा आपने, कितना? x kg का। कलर चेंज करते हैं, डार्क रखते हैं। तो फूड 1 x kg ले लिया जी आपने। अब फूड 1 x kg के अंदर, एक फूड के अंदर कितनी थी? 2 पर केजी के हिसाब से 2 विटामिन ए की यूनिट्स थी उसके अंदर, और 1 यूनिट जो थी वो विटामिन सी थी। ठीक है, फूड 2 के अंदर 1 विटामिन ए था और 2 विटामिन सी थी। ठीक है जी, तो फूड 1 के अंदर देखो विटामिन ए का कॉलम रो बनाएंगे तो 2 यूनिट्स उसके अंदर विटामिन ए है पर केजी, और विटामिन सी पर केजी 1 यूनिट है। ठीक है जी, फूड ए की कॉस्ट कितनी है पर केजी? ₹50 है। ऐसे ही फूड 2 का कॉलम है कि 1 उसमें विटामिन ए है, 2 यूनिट्स विटामिन सी है और कॉस्ट उसकी 70 है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट कितनी है? उसने कहा था मिक्सचर के अंदर दोनों को ऐड करेंगे ना, 1 और 1 + 2 करेंगे ना, मिक्सचर तभी बनेगा। तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 8 यूनिट्स का विटामिन ए होना चाहिए और 10 यूनिट्स का विटामिन सी होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट मतलब भी 8 तो कम से कम है, 9 भले ही हो जाए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा। तो कहने का मतलब मेरी इक्वेशन कैसे बन गई? अब फूड आपने x kg ले रखा है फूड 1, तो आपको विटामिन ए कितना मिल गया? 2x। और आपने y kg फूड 2 ले रखा है तो विटामिन ए उसमें से कितना निकल के आया? 1x। समझ आ रही बात आपको? तो ऐसे अब हमारे कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे। कंस्ट्रेंट्स कैसे बनेंगे? जब तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है, तो विटामिन ए शुड बी ग्रेटर देन 8। ठीक है जी, अब कितना हो गया? इसमें 2x विटामिन ए है टोटल, इसमें 1x है, 1y सॉरी। ठीक है, क्योंकि तो y लिया ना हमने क्या जी। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारी 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ऐसे ही सेकंड से जब हम बनाएंगे इससे, तो 1x + 2y। ठीक है जी, तो 1x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये विटामिन सी का कंस्ट्रेंट आ गया। अब कॉस्ट का कंस्ट्रेंट ले लेते हैं। अब कॉस्ट तो फूड वाइज है, तो आप ऐसे कैसे ले पाएंगे उसे? दोनों कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट दोनों की लगी ना। अब x आपने केजी क्या लिया है? फूड 1 लिया, तो कॉस्ट 50x हो जाएगी उसकी, और y kg आपने फूड 2 लिया तो 70y हो जाएगी। इसको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को ऐड करके, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 50x + 75। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स तो रहेंगे हमारे पास, क्योंकि नेगेटिव तो हम आइटम ले नहीं सकते केजी में। ठीक है, तो बस इसको अब सॉल्व करना हमने, और वो पुराने मेथड से ही हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो अब इस क्वेश्चन के आप ग्राफ को देख लो। सोल्यूशन का फॉर्मुलेट होगी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होने के बाद आपने क्या करना है जी? ग्राफ बन गया है हमारा, तो सारी उसका ग्राफ बन गया। अब ये अनबाउंडेड कर्व आ रहा है, देखो। ठीक है, अनबाउंडेड कर्व आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है?
कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं जो उसके ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है 2 4 वाला, और 1 2 वाला आ रहा है। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि अनबाउंडेड कर्व के लिए आपको जो मिनिमाइज करना था तो सबसे कम वाली वैल्यू उठाई, लेकिन अब उसको फिर ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इज लेस देन 380 प्लॉट करेगा वो, कि इससे कम भी है क्या। लेकिन जैसे ही हमने इस लाइन को प्लॉट किया, देखो डॉटेड लाइन को, तो ये कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, कोई भी एरिया इसमें कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब है उस लाइन को हम नहीं ले रहे हैं। सॉलिड लाइन का मतलब है कि हम उसे ले रहे हैं, डॉटेड लाइन का मतलब नहीं ले रहे हैं उसे। तो मेरा 2 4 स्टिल क्या रहेगा, मिनिमम। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कि फूड 1 2 kgs लेंगे और फूड 2 हम 4 kg लेंगे। अगली एग्जांपल ये है एलोकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कैसे एलोकेट किया जाएंगे हिस्से, देखो पढ़ो इसे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज़ 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो टोटल लैंड कितना हो गया जी, 50 हेक्टेयर। ठीक है, तो एक कंस्ट्रेंट तो मेरा ये आ गया, टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। तो 2 क्रॉप्स हमने उसमें उगानी है, एक्स एंड वाई। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड रुपीज 10,500 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। एक्स से हमें इतना हो रहा है 10,500 और वाई से इतना प्रॉफिट होगा। टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई एट रेट्स ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टेयर। एक्स के लिए 20 लीटर्स हमें हर्बिसाइड चाहिए पर हेक्टेयर और वाई के लिए हमें 10 लीटर्स चाहिए पर हेक्टेयर। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश। ठीक है, तो 800 लीटर से ज़्यादा हर्बिसाइड हम दोनों को मिला के नहीं डाल सकते। ओके, एंड वाइल्ड लाइफ यूजिंग अ पॉन्ड विच कलेक्ट्स ड्रेनेज फ्रॉम दिस लैंड। हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो दैट मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट। तो ईच क्रॉप को कितना देना चाहिए, अगर x को आप x हेक्टेयर ही दे रहे हैं सपोज, y को आप y हेक्टेयर ही दे रहे हैं क्रॉप को। ठीक है, तो एक कंस्टेंट तो सीधा सीधा मेरा क्या आ गया कि x प्लस वाई जो है वो 50 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो लेस देन इक्वल टू 50 रहेंगे। एक कंस्टेंट ये आ गया, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हेक्टेयर्स में तो हम कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी। फिर उसके बाद आप ध्यान दोगे प्रॉफिट के ऊपर, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा कि 10,500 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं एक्स क्रॉप पर हेक्टेयर से और 9,000 रुपीज़ मुझे मिल रहे हैं वाई क्रॉप पर हेक्टेयर से, वाई हेक्टेयर जो लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। इसको मैं क्या करूँगा, मैक्सिमाइज करूँगा प्रॉफिट को। और क्या था, मुझे हर्बिसाइड की थी एक दिक्कत, हर्बिसाइड में 20 लीटर पर हेक्टेयर डाल रहा हूँ, तो हर्बिसाइड में एक्स में 20x डाल दूंगा। ठीक है, वाई हेक्टेयर में मैंने 10 लीटर डालना पर हेक्टेयर, तो 10 वाई लीटर्स का हर्बिसाइड डाल दूंगा मैं वाई हेक्टेयर्स में। और ये कितना होना चाहिए, मैक्स ये 800 से कम रहना चाहिए। ये या तो ये 800 हो सकता है या 800 से कम। ठीक है, क्या लिखा है इसने, दोबारा पढ़ लेते हैं हम। नो मोर देन, तो इक्वल टू ले सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 800। तो ये मेरे सारे बन गए जी इक्वेशंस। बस प्लॉट करो और निकाल लो, मैक्सिमाइज कर दो इसे। अगली है जी एग्जाम्पल 8 में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में क्या है, देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी ऑफ द प्रोडक्ट। तो 2 मॉडल्स बना रही है ए एंड बी एक प्रोडक्ट के। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स। तो मॉडल ए के लिए कितने 9 लेबर आवर्स चाहिए फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। तो फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग 2 हिस्से होंगे एक मॉडल को बनाने के लिए। 9 लेबर आवर्स चाहिए और एक लेबर आवर चाहिए फिनिशिंग के लिए, 9 चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए। अब मॉडल बी के लिए रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे उसने लेबर आवर्स पे लिमिट भी लगा दी कि फैब्रिकेटिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 180 टोटल लगाओगे आप और 30 आप किसके लिए लगा सकते हो, फिनिशिंग के लिए। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड ₹12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। प्रॉफिट भी दे दिया जी दोनों का। हाउ मैनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक
टू रिलीज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक। तो देखो अब पर वीक यही मॉडल ए के अगर मैं एक्स बना रहा हूँ पर वीक मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मॉडल बी के मैं वाई मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडल ए के हम एक्स पर वीक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और मॉडल बी का हम वाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पर वीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं एक्स और वाई बना रहा हूँ तो सबसे पहले मुझको क्या मिल रहा है, 9 लेबर आवर्स। तो मॉडल ए में मुझे 9 लेबर आवर्स चाहिए, इसी के नीचे लिख रहा हूँ मैं 9 लेबर आवर्स। और फैब्रिकेट इसके फिनिशिंग के मुझे कितने चाहिए जी, 1 लेबर आवर। वाई की फैब्रिकेटिंग के लिए मुझे कितने लेबर आवर चाहिए, 12 लेबर आवर। और फिनिशिंग के लिए मुझे 3। तो मैंने ये फैब्रिकेटिंग का लिख लिया और ये नीचे मैंने फिनिशिंग का लिख लिया लेबर आवर्स। ठीक है, अब मेरा क्या है कि उससे अगली मेरे को फिगर दिख रही है 180। 180 किस चीज़ की है, फैब्रिकेटिंग के टोटल लेबर आवर्स मैक्सिमम। तो टोटल लेबर आवर्स 180 फैब्रिकेटिंग के सामने लिख लिया और 30 ऐसे ही फिनिशिंग के मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मतलब या तो इतने रहेंगे या इससे कम रहेंगे। ठीक है, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए। 8000 जो है मॉडल ए पे प्रॉफिट है और 12000 जो है वो मॉडल बी पे प्रॉफिट है। ठीक है जी, बस अब प्रॉफिट निकालना आपने। तो मॉडल ए के हम एक्स पीस बना रहे हैं, ठीक है, और मॉडल बी के हम वाई पीस बना रहे हैं। तो फैब्रिकेशन में कितने लग जाएंगे जी, 9x टोटल आवर्स लग जाएंगे मेरे फैब्रिकेशन के। फिनिशिंग के 1x, इधर 12y और 3y। जैसे मैं 9x प्लस 12y करूँगा तो फैब्रिकेटिंग के टोटल आवर्स का कंस्ट्रेंट बन गया देखो। और जैसे मैं 1x प्लस 3y करूँगा फिनिशिंग के टोटल आवर्स का कंस्ट्रेंट बन गया। ठीक है, इसके बाद जब मैं कॉस्ट निकालने लगूंगा तो कॉस्ट कितनी निकलेगी, मॉडल ए के हम एक्स पीस बना रहे हैं तो z कितना हो गया 8000 इंटू एक्स, यहाँ एक्स ही मल्टीप्लाई कर लो कॉस्ट में, ये प्रॉफिट लिख लो आप। 8000x प्लस 12000y ये मेरा z आ गया। बस ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। इसको मैक्सिमाइज कर लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11 में है मिसलेनियस एक्सरसाइज की। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बस ये 4th टाइप की प्रॉब्लम आपकी है जो इसमें लास्ट टाइप है। वो कहता है देखो, देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस P एंड अदर एट प्लेस Q। ठीक है जी, तो 2 फैक्ट्रीज लगी हुई हैं P और Q पे। फ्रॉम दीज लोकेशंस अ सर्टेन कमोडिटी इज टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द 3 डिपोज सिचुएटेड एट A, B, C। तो फैक्ट्रीज जो हैं वो तो मेरी P एंड Q पे लगी हुई हैं। ठीक है, और जो मेरी कमोडिटीज़ हैं वो जहाँ पे डिपो है वो कहाँ पे है मेरे, वो मेरे A, B, C पे हैं। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिलीवरी करनी है मुझे इनकी। द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपोज आर रिस्पेक्टिवली 5, 5, 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो जो भी कमोडिटी है उसकी 5 यूनिट जो है वो A को चाहिए, 5 B को चाहिए और 4 C को चाहिए। ठीक है जी, while the production capacity of the factories P and Q are respectively 8 and 6 units। और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है P और Q की वो भी दे दी। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई, हमारे पास जो डिलीवरी ले सकते हैं उसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की कैपेसिटी भी आ गई, प्रोडक्शन भी आ गई हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ, तो आगे कॉस्ट दे रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन बिलो। तो उसने ये कॉस्ट दे दी है। ठीक है, और कॉस्ट क्या कह रही है हमें कि फ्रॉम से टू पे जाना है। ठीक है, कॉस्ट ये दे दी। अब फ्रॉम से टू का मतलब है कि P फैक्ट्री से A फैक्ट्री पे अगर जा रहा है तो कॉस्टिंग कितनी आएगी, 160 रुपीज़ की। ठीक है, B में जाएगा अगर तो 100 रुपीज़ की आएगी, C में जाएगा तो 150 की। ऐसे ही Q से भी दे रखा है, Q से अगर A पे जाएगा तो 100 रुपीज़, B पे जाएगा 120 और C पे जाएगा तो 100। ये कॉस्ट उसने हमें दे रखी है, गिवन है। आगे क्या बोलता है, हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो। हर फैक्ट्री से हर डिपो पे कितनी यूनिट्स भेजी जाए इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को वो मिनिमाइज करना चाहता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है
वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बनने वाला है, ठीक है। और एंड में आपको व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कैलकुलेट भी करके बतानी है, राइट। तो ये अब आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। कॉस्ट दी हुई हमें, रिक्वायरमेंट्स दे दी हमें उसने, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी दे दी। अब देखते हैं कि कैसे हम इसको समझते हैं। तो ये डायग्राम हमें इसको बनाने में, समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। वो कहता है कि देखो कि हम x यूनिट्स जो हैं, वो कहता है लेट x यूनिट्स एंड y यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री, ठीक है, एट P टू द डिपोज A एंड B। मतलब P से A पे कितनी जा रही हैं, x कमोडिटीज जा रही हैं, और B पे कितनी जा रही हैं, P से ही आपकी y कमोडिटीज जा रही हैं, ठीक है जी। वो कहता है देन 8 माइनस x माइनस वाई यूनिट्स विल बी ट्रांसपोर्टेड टू एट डिपो C। तो C पे कितनी जाएंगी, तो आप ध्यान दो, देखो P फैक्ट्री ये बना दिया उसने, ABC डिपो ये रहे इसके लाइन में, और ये Q फैक्ट्री है नीचे, ठीक है। अब पहले P फैक्ट्री की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि x कमोडिटी A को भेज रहा है वो, तो उसने x कमोडिटी A को भेज दी, ठीक है। साथ में उसने P से A का रेट लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन का, जो ऊपर टेबल में दिया हुआ था। वो कहता है y मैंने B यूनिट को भेज दी, और साथ में उसने ट्रांसपोर्टेशन का ₹100 कॉस्ट लिख दिया P से B का। तो अब उसकी जो टोटल कैपेसिटी थी वो कितनी थी, वो 8 यूनिट्स थी टोटल कैपेसिटी, देखो ये लिखा हुआ है। तो टोटल कैपेसिटी 8 यूनिट्स थी, तो एक्स वाई तो ऑलरेडी भेज चुका है, तो बाकी कितनी रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 8 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये जो रिमेनिंग कैपेसिटी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी जो दी हुई है हमें वो ₹150 दिया, तो ये मेरा 1 बन गया। अब Q से ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो वो Q से कहता है अब क्या है, A को भेजना है सामान, लेकिन x सामान तो x कमोडिटीज तो ऑलरेडी P से ले चुका है। A की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी या उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट उसकी 5 यूनिट्स की है, x उसने P से ले ली, तो 5 माइनस एक्स ही लेगा वो Q से, ठीक है। और ₹100 उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है Q से लेके A तक। फिर y B, जो B की रिक्वायरमेंट जो है वो भी 5 यूनिट्स की है, y वो P से ले चुका है, तो 5 माइनस वाई वो Q से ले लेगा, साथ में Q से B की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके बाद जो C से Q लेना, अब कितना है, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। या तो इसको माइनस कर लो तो भी यही आएगा, या फिर C की टोटल रिक्वायरमेंट, C की जो Q की कैपेसिटी है वो कितनी है, 6 यूनिट्स है, तो 2 को वो भेज चुका है, 5 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई। तो आप क्या करोगे, अब कितनी बच जाएगी, टोटल उसकी 6 यूनिट्स में इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो 6 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, इतनी उसकी बची है। जो प्रोडक्शन है वो C को दे देगा, और C की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ये आ चुकी है, ठीक है। तो बस अब आपका क्या बनेगा, अब सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज़ के बनाने हैं, हमने मिनिमाइज करना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। तो P से जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कैसे आ जाएगी, देखो देखो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 160 इंटू एक्स। नीचे करके मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये आपको समझ आ गया। ये देखो जस्ट इसी के नीचे है, देखो x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमारे नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आ ही गए, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि तीसरा जो C को भेज रहा है, वो जो C को ये भेज रहा है वो 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स में आएगा। जस्ट वेट, कहाँ चला गया, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 0, जितनी भी कमोडिटीज हैं, y इज ग्रेटर देन 0, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 6 माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है। तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू के कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, ये सारे आ गए, ओके। तो देखो अब इसमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी थी और क्या करना था। तो अब क्या होगा कि सारी तो कमोडिटीज को x इज ग्रेटर देन 0 डाल दो, y इज ग्रेटर देन 0 डाल दो, इसको ग्रेटर देन 0 डाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दो, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दो, इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल दो, क्योंकि कोई भी कमोडिटी जो है 0 या 0 से 0 के बराबर या 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये मेरे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे, तो इससे मेरी इक्वेशंस बन जाएंगी सारी। और दूसरी इक्वेशन अब जो
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो किससे बनेगी, वो z बनेगी जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 160x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये सारी 6 के 6 आइटम्स ऐड होके हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बनेगा और उसको हमने फिर मिनिमाइज करना है। देखो मैं नीचे आपको दिखाता हूं, जिससे हम आए थे वापस, नीचे किया था हमने जब, कि ये सारे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हो गए। देखो एक लॉट ये है ऊपर और एक लॉट इसके जस्ट नीचे ये लास्ट में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ये z देखो टॉप लाइन में सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर दिए और आपका फाइनल z एक आ गया। बस उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है, बाउंडेड कर्व बन गया, कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालो और कॉर्नर पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आ रही है 0.5 पे, तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी।